L-72 हिंदी अध्याय 711 अंतरिक्ष अवरोधन 10 मिनट से अधिक की उड़ान के बाद ड्रोन द्वारा प्रक्षेपित 12 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें 30,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए ड्रीम आइलैंड से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंच गईं। इन स्टील्थ मिसाइलों के ऊपर वायुमंडल के किनारे पर जापान के परमाणु हथियार ले जाने वाली 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से मंडरा रही थीं। 2 मिनट बाद वे वायुमंडल में वापस आ जाएंगी और फिर ड्रीम आइलैंड पर गोता लगाकर बमबारी करेगी। परमाणु मिसाइलों और अवरोधन करने वाली मिसाइलों के बीच ऊंचाई का अंतर 180 किलोमीटर था, जबकि सीधी दूरी 50 किलोमीटर थी। ये दूरी यानफेई द्वारा गणना की गई इष्टतम अवरोधन दूरी थी। परमाणु मिसाइलों को सटीक रूप से अवरोधित करने के लिए यानफेई ने ऑक्सिलरी ब्रेन में एक गतिशील सिमुलेशन प्रोग्राम स्थापित किया था, जिसकी शक्तिशाली कंप्यूटिंग क्षमता का उपयोग करके इस मिसाइल अवरोधन के लिए विभिन्न गणनाओं का अनुकरण किया गया। यानफेई ने क्वांटम रडार के माध्यम से आने वाली परमाणु मिसाइलों से संबंधित सभी प्रासंगिक डेटा एकत्र किए। वह AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों के विभिन्न डेटा और क्षमताओं से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके अतिरिक्त ऑक्सिलरी ब्रेन ने पहले ही पर्यावरणीय डेटा एकत्र कर लिया था, जिससे वास्तविक दुनिया को प्रतिबिंबित करने वाले सिमुलेशन प्रयोगों के लिए एक स्थान स्थापित करने में मदद मिली। फिर ऑक्सिलरी ब्रेन की कंप्यूटिंग शक्ति का लाभ उठाते हुए यानफेई ने बहुत ही कम समय में लाखों अवरोधन संभावनाओं का परीक्षण किया। इनमें से कई अवरोधन विधियों के परिणामस्वरूप ड्रीम आइलैंड पर परमाणु मिसाइलों के आकस्मिक हमले हुए। हालांकि ऐसे और भी तरीके थे जिनमें अवरोधन सफल रहे, जिससे ड्रीम आइलैंड पर परमाणु हथियारों के हमले की संभावना कम हो गई, और ये सफल विधियां कुल हमलों का 75% हिस्सा थीं। चूंकि परमाणु मिसाइलों में परमाणु हथियार होते थे, इसलिए एक भी दुर्घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। कोई भी गलती विनाशकारी हो सकती थी, इसलिए यानफेई को पूरी तरह से अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। फिर सहायक मस्तिष्क ने सफल अवरोधन विधियों का और अधिक विश्लेषण किया और विभिन्न संभावित दुर्घटनाओं को दूर करने के बाद अंततः एक सटीक मिसाइल रोधी योजना तैयार की। ये योजना न केवल ये सुनिश्चित कर सकती थी कि परमाणु मिसाइलें ड्रीम आइलैंड पर न गिरें, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकती थी कि ड्रीम आइलैंड को इस परमाणु हमले से कोई नुकसान न हो। यानफेई अब उस सटीक परमाणु मिसाइल अवरोधन योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार थी। 30,000 मीटर की ऊंचाई पर AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें ध्वनि की गति से 3 गुना तेज गति से उड़ रही थीं। ऑक्सिलरी ब्रेन के नियंत्रण में ये स्टील्थ क्रूज मिसाइलें अचानक तेज होने लगीं। मिसाइलों की पूंछ से बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगीं, जिससे उनकी आक्रमण सीमा का विस्तार हुआ और उन्हें जोरदार धक्का मिला। इस जोर के प्रभाव में AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें तेजी से गति करने लगीं। तेज गति के बाद AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों से उत्पन्न विशाल लपटों ने उनकी गुप्त क्षमता को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी उड़ान पथ उजागर हो गया। अब तेजी से अंतरिक्ष की ओर बढ़ रही इन मिसाइलों का अन्य देशों के खोजी उपकरणों द्वारा शीघ्रता से पता लगा लिया गया। हालांकि जैसे ही AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों का पता चला, वे अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में स्थित थीं, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वे किस सेना से संबंधित हैं। AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों की गति अधिकतम 1 मिनट तक ही बढ़ाई जा सकती थी, और उनकी पिछली लंबी दूरी की उड़ान के बाद उनकी गति बढ़ाने का समय घटकर सिर्फ 45 सेकंड रह गया था। इसका मतलब था कि यानफेई को इस 45 सेकंड की अवधि के भीतर बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु मिसाइलों को रोकना था, अन्यथा वह परमाणु मिसाइलों को रोकने का सबसे अच्छा मौका गंवा देते। गति बढ़ाने के बाद AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें तेजी से एक कोण पर ऊपर की ओर बढ़ने लगीं, जिससे उड़ान में उनकी ऊंचाई बढ़ गई। ऑक्सिलरी ब्रेन के नियंत्रण में इन AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों की गति बढ़ाने के बीच थोड़ा समय अंतराल था, इसलिए उनके बीच की दूरी काफी बढ़ गई। जैसे ही उनकी गति अभूतपूर्व रूप से ध्वनि की गति से 25 गुना बढ़ गई, उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने की अस्थायी क्षमता प्राप्त हो गई और वे वायुमंडल के किनारे तक पहुंच गईं। उनसे ज्यादा आगे 3 तेज गति से उड़ने वाली परमाणु मिसाइलें नहीं थीं। हालांकि यानफेई के पास मिसाइल अवरोधन की पूरी योजना थी, फिर भी जब उसने वास्तव में 3 परमाणु मिसाइलें देखीं, तो वह बहुत घबरा गया, क्योंकि ऐसे उपकरण सचमुच तबाही मचा सकते थे और कोई भी चूक अपरिवर्तनीय होती। इसलिए यानफेई ने अपने दिमाग को साफ किया, अपना ध्यान केंद्रित किया और सहायक मस्तिष्क की मदद से उसने गति बढ़ाने की विधि का उपयोग करके 12 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों को लक्ष्य की ओर उड़ान भरने के लिए नियंत्रित किया।
30,000 मीटर की ऊंचाई से 180 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंचते पहुंचते AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों ने अपनी गति बढ़ाने में 30 सेकंड का समय ले लिया था और अब केवल 15 सेकंड का समय बचा था। यान फेई के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इस समय तक कई प्रमुख राष्ट्र अंतरिक्ष में उड़ती AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों पर नजर रख चुके थे और उनकी तेज गति देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने दुनिया भर के मिसाइल मॉडलों की तुलना शुरू की, लेकिन पाया कि किसी भी मौजूदा मिसाइल का प्रदर्शन डेटा इन मिसाइलों से मेल नहीं खाता था। इस समय उन्हें यह भी एहसास हुआ कि ये इंटरसेप्टिंग मिसाइलें ड्रीम आइलैंड द्वारा जापान द्वारा मध्य मार्ग में प्रक्षेपित परमाणु मिसाइलों को रोकने के लिए प्रक्षेपित की गई होंगी। लेकिन ड्रीम आइलैंड को मध्य मार्ग अवरोधन तकनीक कब मिली? क्या वे वास्तव में जापान के परमाणु हथियारों को मार गिरा सकते थे? दूसरे देशों की कड़ी निगरानी में अग्रिम मोर्चे पर तैनात 3 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों ने लगभग आ रही परमाणु मिसाइलों को रोक ही दिया था और उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। फिर अवरोधन कर रही AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों ने परमाणु मिसाइलों के ढांचों पर सटीक निशाना साधा, जिससे मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें फट गईं। विस्फोट की शक्ति ने उनके आगे रखे परमाणु हथियारों को उड़ा दिया। यान फेई की मिसाइल अवरोधन योजना को प्रारंभिक सफलता मिल गई थी। पहले ही हमले में उन्होंने आने वाली परमाणु मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया। हालांकि यान फेई की मिसाइल अवरोधन योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। क्वांटम रडार का उपयोग करके नवीनतम डेटा तेजी से एकत्र किया गया, फिर सहायक मस्तिष्क ने इन डेटा का उपयोग पिछली मिसाइल अवरोधन योजना को और बेहतर बनाने के लिए किया। फिर 3 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों की एक दूसरी लहर आगे बढ़ी और वायुमंडलीय परत के किनारे पर लुढ़कते परमाणु वारहेड तक पहुंच गई। जैसे ही वारहेड एक चतुर्कोण पर लुढ़का, तीनों AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें तेजी से वारहेड के नीचे से आई और जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोटक के प्रभाव में मिसाइल विस्फोटों की प्रचंड शक्ति ने लगातार लुढ़कते वारहेड को पृथ्वी के वायुमंडल से दूर उड़ा दिया। पूरी प्रक्रिया सहायक मस्तिष्क के सटीक नियंत्रण में थी। परमाणु बम के विस्फोट के सापेक्ष दूरी और कोण बिल्कुल सही थे। आत्मविनाश ने न केवल बम को पृथ्वी से दूर धकेल दिया, बल्कि बम का विस्फोट भी होने से बचा लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान नियंत्रण एकदम सही था। इस समय तक 6 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों की गति में केवल 10 सेकंड का समय बचा था। हालांकि वे फटे हुए वारहेड का पीछा करने के लिए दौड़े नहीं, बल्कि पूर्व निर्धारित उड़ान पथ पर चलते रहे। जब अंतरिक्ष में परमाणु वारहेड ने एक और सटीक कोण बनाया तो 3 और AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दागी गईं। वे वारहेड के नीचे फिर से फट गईं और विस्फोट की प्रचंड शक्ति ने वारहेड को अंतरिक्ष में और भी ऊपर उछाल दिया। जैसे ही AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों की गति में वृद्धि लगभग समाप्त होने वाली थी, शेष 3 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें गिरते हुए वारहेड के बिल्कुल नीचे स्थित हो गईं, जिससे एक और तीव्र विस्फोट हुआ जिससे वारहेड अंतरिक्ष में और आगे बढ़ गए। इस विस्फोट के बाद वारहेड अब नीचे नहीं गिरे, बल्कि एक कोण बनाए रखा और अत्यंत तेज गति से बाहरी अंतरिक्ष में उड़ गए। इस तरह 4 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों ने एक ही आती हुई परमाणु मिसाइल को नियंत्रित किया और लगातार विस्फोटों के जरिए उसकी उड़ान की दिशा बदल दी। उन्होंने उसके मूल प्रक्षेप पथ को, जो वायुमंडलीय परत में वापस प्रवेश कर जाता, बदलकर ब्रह्मांडीय तारों भरे आकाश की ओर कर दिया। सहायक मस्तिष्क के सटीक नियंत्रण में AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों ने न केवल परमाणु हथियार ले जा रही मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया, बल्कि अपनी अद्भुत नियंत्रण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए हथियार को अंतरिक्ष में भी उड़ा दिया। पूरी प्रक्रिया सुचारू प्रतीत हुई, फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कोई भी छोटी सी चूक अप्रत्याशित परिणाम दे सकती थी। उदाहरण के लिए, समय से पहले ही हथियार का विस्फोट हो जाना, या उसके प्रक्षेप पथ को उल्टते समय हुई अशुद्धियां, जिससे वह वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर सकता था और परमाणु विस्फोट का कारण बन सकता था, जिससे एक गंभीर पारिस्थितिक आपदा उत्पन्न हो सकती थी। सौभाग्य से ऑक्सिलरी ब्रेन की शक्तिशाली कंप्यूटेशनल क्षमताओं और दोनों मिसाइलों के डेटा की गहन समझ के साथ इसने पहले ही कई सिमुलेशन किए थे। अप्रत्याशित परिदृश्यों की संभावना को खारिज करने के बाद इस सटीक एंटी इंटरसेप्शन योजना ने त्रुटिहीन परिणाम प्राप्त किए। अगर यह एक सामान्य एंटी इंटरसेप्शन मिसाइल सिस्टम ऑपरेशन होता, तो परमाणु मिसाइल को रोक लेने पर भी इस बात की पूरी संभावना थी कि परमाणु हथियार ड्रीम आइलैंड के जलक्षेत्र के पास गिरेंगे। गिरते समय परमाणु हथियारों का विस्फोट ड्रीम आइलैंड के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। इसलिए यान फेई ने अंतरिक्ष में मौजूद 3 परमाणु हथियारों की समस्या का समाधान करके
उन्हें वायुमंडलीय परत में प्रवेश करने से रोककर इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों के निरंतर विस्फोटों के साथ ये तीनों परमाणु हथियार ब्रह्मांड की ओर बढ़ते रहेंगे, उसमें पूरी तरह से प्रवेश कर जाएंगे और कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेंगे। अगर ये परमाणु हथियार अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद भी फटते तो भी पृथ्वी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार यान फेई ने जापान द्वारा भड़काए गए परमाणु मिसाइल संकट का पूरी तरह से समाधान कर दिया। ये जानकर कि सहायक मस्तिष्क के परिकलित परिणामों के अनुसार परमाणु हथियार पूरी तरह से पृथ्वी से चले गए हैं, यान फेई ने आखिरकार राहत की सांस ली। डुआन होंगे भले ही दुर्जय हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वही यान फेई के लिए व्यक्तिगत रूप से खतरा थी। हालांकि परमाणु हथियारों में अपार विनाशकारी शक्ति होती है। अगर वे स्वप्न द्वीप पर गिरते तो पूरा द्वीप पूरी तरह से नष्ट हो जाता और उसके सभी निवासी डुआन होंगे सहित मारे जाते। यान फेई के लिए सौभाग्य की बात है कि डुआन होंगे और परमाणु मिसाइल एक साथ नहीं पहुंचे, जिससे उसे समय की कमी नहीं हुई। यान फेई ने इस अंतराल का उपयोग डुआन होंगे को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने और फिर आने वाली परमाणु मिसाइल से निपटने के लिए किया। अगर दोनों ही स्थितियों का पर्याप्त समाधान नहीं किया जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। दुनिया भर के दूसरे देश भी अंतरिक्ष में इस मध्यम मार्ग अवरोधनरोधी युद्ध को देख रहे थे, जिन्हें ड्रीम आइलैंड से कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने ड्रीम आइलैंड को अंतरिक्ष में आने वाले परमाणु हथियारों को भेजने के लिए एक अकल्पनीय रूप से अपरंपरागत तरीका अपनाते देखा तो उनके पसीने छूट गए। उनका आश्चर्य न केवल ड्रीम आइलैंड की सफल मिसाइल रक्षा से, बल्कि इस तथ्य से भी था कि ड्रीम आइलैंड ने 3 परमाणु हथियार अंतरिक्ष में भेजे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये तीनों परमाणु हथियार पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। उन्हें चिंता थी कि ये परमाणु हथियार कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में भटक सकते हैं और अंततः वायुमंडलीय परत में वापस आ सकते हैं। अगर ये परमाणु हथियार उनके देश में गिर गए और फट गए तो तबाही मच जाएगी। हालांकि उनके तकनीशियनों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि परमाणु हथियारों के उड़ानपथ की गणना करने पर वे ये जान गए कि ऐसे पथों का अनुसरण करने पर हथियार सीधे ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे तथा पृथ्वी के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। खबर मिलते ही इन देशों के नेताओं ने आखिरकार राहत की सांस ली। चीन को अंदाजा नहीं था कि यान फेई के पास आने वाले परमाणु हमले को नाकाम करने की क्षमता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि ड्रीम आइलैंड बहुत भाग्यशाली है कि उसने इस दुविधा को अपने दम पर सुलझा लिया। अब ड्रीम आइलैंड की कमजोरियों का फायदा उठाने में असमर्थ वे सोच रहे थे कि ऐसा ही एक और मौका कब तक आएगा। जापान प्रक्षेपण के बाद से ही अपनी मिसाइलों की उड़ान की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा था और उसने अंतरिक्ष में मिसाइल विरोधी युद्ध को भी अपनी आंखों से देखा था। जब उन्हें पता चला कि उनके परमाणु हथियार नष्ट हो गए हैं और अब ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहे हैं, तो वे सबसे ज्यादा स्तब्ध और निराश हुए। क्योंकि जापान द्वारा परमाणु हथियार परीक्षण किए जाने का पता चलने के कुछ ही समय बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से दबाव का एहसास हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि ड्रीम आइलैंड पर अपने परमाणु हथियारों से हमला करके और अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय डर के मारे जापान के परमाणु हथियारों के कब्जे को मौन स्वीकृति दे देगा। उन्हें क्या पता था कि जापान द्वारा प्रक्षेपित परमाणु मिसाइलें अंतरिक्ष में ड्रीम आइलैंड द्वारा रोक दी गईं और ड्रीम आइलैंड तक पहुंच भी नहीं पाईं। परमाणु हथियारों के विस्फोट के विनाशकारी प्रभावों को देखे बिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वाभाविक रूप से जापान की शक्ति का एहसास नहीं हुआ। हालांकि परमाणु हथियारों के डर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जापान पर दबाव जरूर डालेगा, जिससे वह मुश्किल में पड़ जाएगा। तीनों परमाणु हथियार पहले ही अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके थे और जापान ने उन्हें विस्फोट करने की हिम्मत नहीं की। ये जानते हुए कि अंतरिक्ष में अधिकांश उपग्रह P5 देशों के हैं, उनके परमाणु हथियारों का कोई भी विस्फोट निश्चित रूप से अंतरिक्ष में उपग्रहों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। उस स्थिति में जापान को P5 देशों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा और जापान वास्तव में नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस समय जापान को ये भी उम्मीद थी कि तीनों परमाणु हथियार अब निष्क्रिय हो चुके हैं और कभी विस्फोट नहीं करेंगे, अन्यथा जापान की मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। जापान की परमाणु मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोकने के बाद यान फेई युद्ध की आग को नहीं बुझा पाए, क्योंकि उन्हें न तो ये पता था कि जापान के पास कितने परमाणु हथियार हैं और न ही यह कि जापान ड्रीम आइलैंड पर परमाणु हथियार दागना जारी रखेगा या नहीं। इसलिए उन्हें समस्या की जड़ को खत्म करना था, जापान के परमाणु हथियारों और उनकी उत्पादन क्षमता को पूरी तरह से नष्ट करना था, ताकि परमाणु हथियारों का खतरा न रहे।
चीन से यान फेई को पहले ही पता चल गया था कि जापान का परमाणु हथियार उत्पादन अड्डा जापान के दक्षिणी भाग में सी द्वीप पर स्थित है और उससे उस अड्डे का स्थान भी पता चल गया था। इसलिए अंतरिक्ष में परमाणु मिसाइलों को रोकने के तुरंत बाद यान फेई ने बादलों के समूह में छिपे ड्रोनों को नियंत्रित किया और 10 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों के निशाने पर सी द्वीप पर स्थित परमाणु हथियार उत्पादन अड्डा और मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र थे, जिनका उद्देश्य जापान की परमाणु हथियार उत्पादन क्षमता और मिसाइल हमले की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट करना था, ताकि भविष्य में ड्रीम द्वीप के लिए किसी भी संभावित खतरे का समाधान किया जा सके। ड्रीम आइलैंड पर डुआन होंगे पूरी रफ्तार से भाग रहा था, बिल्कुल अस्त व्यस्त, नंगा और झुलसा हुआ, सारे बाल झुलसे हुए, शरीर चुकंदर की तरह लाल और कंधे से खून टपकता हुआ। उसने अपना पूरा दाहिना कंधा पकड़ रखा था। जब तक वह एक कर्मचारी छात्रावास में घुसकर कुछ कपड़े चुराकर नहीं ले गया, तब तक उसकी नंगी दौड़ रुकी नहीं। ड्रीम आइलैंड पर मार्शल लॉ लागू था, हर कोई घर के अंदर ही रह रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था। सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं, लेकिन बेतरतीब ढंग से बैठे डुआन होंगे को ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई चुपके से उसे देख रहा हो, उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसका दिल बेवजह बेचैनी से उबलने लगा और वह परछाई से उस पर व्यंग्य कसने वालों को मार डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। तभी डुआन होंगे ने आगे एक विला क्षेत्र देखा। उसने पहले ड्रीम आइलैंड के वास्तुशिल्प वितरण मानचित्र का अध्ययन किया था और जानता था कि यह वही आवासीय क्षेत्र है जिसे यान फेई ने ड्रीम आइलैंड और ड्रीम टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को आवंटित किया था। यहाँ रहने वाले सभी लोग ड्रीम आइलैंड और ड्रीम टेक्नोलॉजी के उच्च स्तरीय प्रबंधन कर्मी थे। सामान्य परिस्थितियों में डुआन होंगे इन लोगों की परवाह नहीं करता, लेकिन अब बुरी तरह घायल और अपनी इच्छाशक्ति में और कमी के साथ उसके दिल में अचानक यान फेई के समर्थकों को सबसे पहले मारने का एक हिंसक आवेग उभरा। यान फेई के हाथों करारी हार झेलने के बाद डुआन होंगे गुस्से से भर गया था और उसे अपनी भड़ास निकालने का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए यान फेई के कुछ मातहतों को मारने का फैसला किया। आंखों में जानलेवा इरादे लिए डुआन होंगे दुष्टता से विला जिले में घुस गया, घरों में घुसकर मारने के लिए तैयार। तभी डुआन होंगे ने अचानक एक आह सुनी। आह तेज नहीं थी, लेकिन डुआन होंगे ने उसे साफ सुना क्योंकि वह उसके कान के बिल्कुल पास थी। डुआन होंगे चौंक गया और उसने जल्दी से चारों ओर देखा तो पाया कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कभी कभार हवा चल रही थी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और सोचा कि उसे अपनी गंभीर चोटों के कारण भ्रम हो रहा है। जैसे ही वह अपना कहर जारी रखने वाला था, एक बार फिर उसके कानों में एक आह की आवाज आई। डुआन होंगे के चेहरे का रंग उड़ गया। इस बार उसने साफ सुना, कोई उसके ठीक बगल में आहें भर रहा था। यह कोई भ्रम नहीं था। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन आसपास कोई नहीं मिला। डुआन होंगे एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ था जो अपनी गति के लिए जाना जाता था, और घायल होने के बावजूद उसकी गति में जरा भी कमी नहीं आई थी। अपनी भयानक गति के बावजूद वह ये नहीं पहचान पाया कि उसके ठीक बगल में कौन आहें भर रहा था। डुआन होंगे चिल्लाया, कौन है? मेरे बगल में कौन आहें भर रहा है? डुआन होंगे विला जिले में प्रवेश कर चुका था, लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाया, जिले के लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हो। कोई भी बाहर देखने नहीं आया और किसी ने भी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। डुआन होंगे एक पल के लिए झिझका और सावधानी से विला डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ा। तभी उसे फिर से आह की आवाज सुनाई दी। क्रोधित होकर डुआन होंगे दहाड़ा, किसकी हिम्मत है छिपने की? तुरंत दिखाओ। तभी धुंध में काले वस्त्र पहने एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। इस काले वस्त्र का प्रकट होना रहस्यमय था, बिना किसी निशान के कि वह कैसे प्रकट हुआ। डुआन होंगे की असाधारण दृष्टि के कारण वह समझ नहीं पा रहा था कि यह व्यक्ति कैसे प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति हमेशा से वहीं खड़ा था और उसने उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर दिया था। काले कपड़े पहने वह आदमी अचानक प्रकट हुआ, मानो उसका कोई वजन ही न हो, मानो हवा में तैर रहा हो। उसके नीचे कोई पैर दिखाई नहीं दे रहा था। एक बड़े से हुड ने उसका चेहरा छुपा रखा था और उसकी आस्तीनें खाली लटक रही थीं, मानो कपड़ों में लिपटा कोई भूत हवा में लटका हो। काले कपड़े पहने आदमी का भयानक रूप देखकर डुआन होंगे को अनजाने में एक सिहरन सी महसूस हुई। अगर दिन का उजाला न होता और चारों ओर धूप न दिखाई देती, तो शायद उसे लगता कि वह कोई भूत देख रहा है। काले कपड़े वाले आदमी का रूप विचित्र था। डुआन होंगे की तेज गति के बावजूद, जो दौड़ते समय बवंडर पैदा कर सकती थी, उसने यह नहीं देखा था कि काले कपड़े वाला आदमी कैसा दिख रहा था। इसके अलावा अपनी तेज नजरों से भी वह हुड के नीचे छिपे आदमी का चेहरा नहीं पहचान पाया।
बस एक अंधेरा था, मानो वहां कुछ भी न हो, जिसने उसे तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। काले कपड़े पहने आदमी डुआन होंगे के सामने तैर रहा था। हवा के झोंके से उसके काले कपड़े हिल रहे थे, लेकिन उसके नीचे छिपे अंग दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने कहा, क्या तुम ही थे जिन्होंने अभी मुझे पुकारा था? डुआन होंगे का चेहरा फिर बदल गया। काले कपड़े पहने उस आदमी की आवाज बहुत अजीब थी। वह उसके मुंह से नहीं, बल्कि आसपास की हवा को कंपने की एक अजीब सी विधि से निकली थी। यानी आवाज न तो पुरुष की थी, न स्त्री की, न ऊंची, न गहरी, किसी भी भावनात्मक सूक्ष्मता से रहित, सुनने वाले को बेचैन करने वाली। डुआन होंगे ने खुद को सतर्क करते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम यहाँ इस तरह की चालें क्यों खेल रहे हो? काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, मैं कौन हूँ? मैं खुद को नहीं जानता। डुआन होंगे पहले तो हैरान रह गया, फिर गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? काले कपड़े वाला आदमी बहुत रहस्यमय लग रहा था, और डुआन होंगे भी उसकी ताकत को नहीं भांप पाया। लेकिन खुद एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ होने के नाते डुआन होंगे को इस दुनिया की एक खास समझ थी, और स्वाभाविक रूप से उसे यकीन नहीं था कि भूत प्रेत सच में होते हैं। उसने मान लिया कि उस आदमी की ताकत को न समझ पाने की उसकी नाकामी उस आदमी द्वारा उसे गुमराह करने के लिए इस्तेमाल की गई किसी दृश्य स्पष्टीकरण तकनीक की वजह से थी। फिर भी डुआन होंगे को यकीन था कि वह इस काले कपड़े वाले आदमी से कमजोर नहीं हो सकता। एक बार फिर काले कपड़े पहने आदमी ने आह भरी और कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मेरे अस्तित्व को समझने की तुम्हारी क्षमता तुम्हारी समझ से परे है। अगर मैं तुम्हें ये समझा भी दूं तो भी इसका कोई मतलब नहीं होगा। डुआन होंगे ने पूछा, तो यहां आने का आपका उद्देश्य क्या है? काले कपड़े पहने आदमी ने जवाब दिया, डुआन होंगे, तुम उस रास्ते पर और आगे भटकते जा रहे हो जहां से वापसी संभव नहीं है। मैं तुम्हें भटकते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें रोकने और सही रास्ते पर वापस लाने आया हूं। डुआन होंगे के दिल में एक झटका सा लगा। काले कपड़ों वाला यह आदमी उसे जानता तो था, पर उसे उस आदमी की कोई याद नहीं थी। फिर भी उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा और बोला, तो तुम मुझे यानफी के पालतू कुत्ते को मारने से रोकने आए हो, बस इतना ही? डुआन होंगे, मेरी बात पर ध्यान दो। जल्दी से यह जगह छोड़ दो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यान फेई के साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है, काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। डुआन होंगे ने गुस्से से जवाब दिया, मैं एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ हूँ जिसे दैवीय शक्ति प्राप्त है। वह यान फेई एक साधारण मनुष्य के अलावा कुछ नहीं है। मैं उसके बराबर कैसे नहीं हो सकता? मैंने एक बार यान फेई को एक मौका दिया था, लेकिन उसने उसे महत्व नहीं दिया और इसके बजाय कुकर्म करने के लिए कुछ विचित्र तकनीक का सहारा लिया। इसलिए उसे अपने कर्मों की कीमत चुकानी होगी। काले कपड़े पहने आदमी ने फिर आह भरी और कहा, तुम सचमुच जिद्दी हो डुआन होंगे। लगता है तुम ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं हो, है ना? डुआन होंगे ने कटुता से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अत्याचार को बढ़ावा देने वाले लोग मर नहीं जाते। काले कपड़े वाला आदमी एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं समझ गया। और तभी डुआन होंगे को तेज धड़कन महसूस हुई, जो जमीन के नीचे रहस्यमय उतार चढ़ाव के हमले से भी बदतर थी। उसी पल डुआन होंगे को मौत का आभास हुआ। मुसीबत का आभास पाकर उसने बचने की तैयारी की। उसने देखा कि काले कपड़े वाला आदमी थोड़ा सा हिल रहा था, लेकिन शायद उसकी आंखें धोखा दे रही थीं, क्योंकि वह आदमी अभी भी उसके सामने तैर रहा था, कोई हरकत नहीं दिखा रहा था। जैसे ही डुआन होंगे तेज रफ्तार से दौड़ने को तैयार हुआ, उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। नीचे देखने पर उसे एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया जहां उसका दिल होना चाहिए था। वह भयानक रूप से खाली था, जैसे कुछ भी नहीं बचा था, और फिर खून की धार बहने लगी। उस क्षण अज्ञात कारणों से डुआन होंगे का हृदय फट गया था। हृदय के नष्ट हो जाने के कारण डुआन होंगे को अपनी शक्ति तेजी से कम होती हुई महसूस हुई, और वह अत्यधिक भय से ग्रस्त हो गया। निस्संदेह डुआन होंगे के हृदय का फटना कोई स्वतःस्फूर्त घटना नहीं थी, बल्कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हमले का परिणाम था। फिर भी अपनी बोधगम्यता के बावजूद डुआन होंगे ये भांपने में असफल रहा कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उसके हृदय पर कैसे प्रहार किया था। बिना हृदय के डुआन होंगे जैसा ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ भी जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन आखिरकार वह एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ था जिसका अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण था। उसने तुरंत अपने शरीर के ऊतकों और मांसपेशियों को नियंत्रित करके उस खुले छेद को बंद कर दिया और रक्तस्राव को रोक दिया। अपने घाव पर मरहम लगाने के बाद डुआन होंगे ने काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखा और बुदबुदाया, असंभव, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो?
मैं एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ हूँ, इस दुनिया के शिखर पर मौजूद कुछ लोगों में से एक तुम मुझे तुरंत कैसे मार सकते हो? एक ही चाल से एक देव स्तर के विशेषज्ञ को तुरंत मार डालना। फिर भी काले कपड़े पहने आदमी का स्वर परिवर्तित रहा जब उसने कहा, एक देव स्तर का विशेषज्ञ पहले से ही मानवता के शीर्ष पर खड़ा है, विभिन्न अद्भुत क्षमताओं से संपन्न है, लेकिन अजेय नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं आपको मारने के लिए कम से कम 100 तरीकों का उपयोग कर सकता हूं। डुआन होंगे ने कहा, असंभव, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चालबाजी कर रहे हो, तुम इतने दुर्जय हो ही नहीं सकते। मैं एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ हूँ, एक अद्वितीय प्रतिभा जो हजारों सालों में एक बार ही प्रकट होती है। मैं ऐसे नहीं मरूंगा। freewebnovel.com। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, डुआन होंगे, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि तुम में वह अद्वितीय प्रतिभा नहीं है जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, तुम तो बस एक साधारण व्यक्ति हो। डुआन होंगे, जो इस बात से सहमत नहीं थे, ने कहा, छोटी उम्र में ही मैंने ईश्वरीय क्षेत्र में कदम रख दिया और इतिहास में सबसे कम उम्र का ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बन गया। मेरी उम्र में वे ऐतिहासिक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ अभी भी ईश्वरीय क्षेत्र से बहुत दूर थे और कुछ तो अपने भौतिक शिखर तक भी नहीं पहुंच पाए थे। ऐसी असाधारण और बेजोड़ प्रतिभा के साथ मैं एक अद्वितीय प्रतिभा कैसे न हो सकता? काले कपड़े पहने आदमी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, डुआन होंगे, क्या तुम जानते हो कि तुमने विभाजित व्यक्तित्व क्यों विकसित कर लिया है? डुआन होंगे ने कांपते हुए कहा, क्या आप इसका कारण जानते हैं? जब से डुआन होंगे ने दिव्य लोक में प्रवेश किया था, तब से उसमें अकारण ही एक विभाजित व्यक्तित्व विकसित हो गया था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह इस विभाजित अवस्था को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका। वह चिंतित था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या करे। अब काले कपड़े वाले आदमी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे काले कपड़े वाले को पता था कि क्या हो रहा है। हालांकि डुआन होंगे का हृदय चला गया था और वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, फिर भी वह असली वजह जानना चाहता था। काले कपड़े पहने आदमी ने डुआन होंगे के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन आगे बोला, डुआन होंगे, तुम्हारी जन्मजात क्षमता उत्कृष्ट नहीं है और तुम प्रशिक्षण में मेहनती नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि तुम ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ क्यों बने? डुआन होंगे दंग रह गए। एक साधारण व्यक्ति से एक महाविशेषज्ञ और एक महाविशेषज्ञ से एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बनने की उनकी प्रगति बहुत सहज रही थी, दूसरों के लिए कठिन यात्रा जैसी बिल्कुल नहीं। डुआन होंगे की उन्नति और सफलताएं आश्चर्यजनक रूप से सरल थीं, वे स्वाभाविक रूप से और सहजता से घटित हुईं। कभी कभी वे पानी पीते हुए या नींद में ही ये उपलब्धियां प्राप्त कर लेते थे, जो वाकई अविश्वसनीय था। पहले तो उन्हें लगा कि यह उनकी शक्तिशाली जन्मजात क्षमता के कारण है, लेकिन अब काले वर्दी वाले व्यक्ति के बयान को सुनकर उन्हें संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी उपलब्धियां उनकी प्रतिभा के कारण नहीं, बल्कि किसी और कारण से थीं? डुआन होंगे ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ क्यों बना? काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, बिल्कुल, मुझे आपके अनुभव की हर बात पता है। डुआन होंगे ने तुरंत कहा, कृपया मुझे कारण बताएं। मैं सभी उत्तर जानना चाहता हूँ। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, मुझे जवाब पता है, लेकिन मैं आपको सीधे नहीं बता सकता। यदि आप अपने डुआन परिवार के पास लौटें और डुआन परिवार के पैतृक घर के तहखाने की तलाशी लें, तो शायद आपको वे जवाब मिल जाएं जिनकी आपको तलाश है। डुआन होंगे आश्चर्यचकित हो गए और बोले, तुम मुझे मार नहीं डालोगे? एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ असाधारण रूप से लचीला होता है। भले ही उसका हृदय टूट गया हो, वह अपने शरीर को नियंत्रित करके रक्त संचार बनाए रख सकता है और जीवित रह सकता है। हालांकि हृदय के केंद्रीय नियमन के बिना एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ का शरीर अंततः क्षीण हो जाएगा और फिर मर जाएगा। ये प्रक्रिया काफी लंबी हो सकती है। यदि एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ युद्ध में शामिल नहीं होता है, तो वह कम से कम 3 महीने तक अपना जीवनकाल बनाए रख सकता है। चूंकि डुआन होंगे जानता था कि वह और 3 महीने जीवित रह सकता है, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि काले कपड़े वाले आदमी ने उसे नहीं मारा। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, डुआन होंगे, तुम एक दयनीय व्यक्ति हो और मुझे तुम्हारे प्रति सहानुभूति है, लेकिन तुम्हें स्वप्न द्वीप पर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें यान फेई के प्रयासों को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए तुम्हें मरना होगा। हालांकि अगर तुम सचमुच अपने दिल के रहस्यों को सुलझाना चाहते हो, तो मैं आंखें मूंदकर तुम्हें जाने दे सकता हूं। अगर तुम यहां अराजकता फैलाते रहे, तो मैं सिर्फ एक उंगली के जोर से तुम्हें पूरी तरह से मिटा सकता हूं।
डुआन होंगए को एक पल के लिए एहसास हुआ और उसने कहा, अब मैं समझ गया हूँ, तो वाकई यान फेई के पीछे एक रहस्यमयी शक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी प्रगति इतनी तेज है। मैं इस रहस्यमयी शक्ति की जांच कर रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब तुम्हें देखकर मैं समझ गया हूँ कि यान फेई के पीछे तुम ही हो। मैं तुम्हारी योजना को विफल करने के लिए यान फेई को मारने आया था, इसलिए तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, है ना? काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, डुआन होंगे, आपको यान फेई के महत्व का कोई अंदाजा नहीं है, और मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैं उसका समर्थन क्यों करता हूं। आपके पास जीवन के 3 महीने बचे हैं। इसका आनंद लें, और मुझे आशा है कि आपको वे उत्तर मिल जाएंगे जो आपको संतुष्ट करेंगे। उसके बाद डुआन होंगे को फिर से चक्कर आया और काले कपड़े वाला आदमी वैसे ही गायब हो गया जैसे वह आया था। इस बार डुआन होंगे को अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि वह कैसे चला गया। लेकिन डुआन होंगे जानता था कि काले कपड़े वाला आदमी ज्यादा दूर नहीं गया था और पास ही उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। अगर डुआन होंगे ने ड्रीम आइलैंड छोड़कर अपनी हत्याओं का सिलसिला जारी नहीं रखा, तो काले कपड़े वाला आदमी आकर उसे खत्म कर देगा। डुआन होंगे स्थिर खड़ा रहा, उसके चेहरे पर अजीब से उतार चढ़ाव थे। फिर उसने हाथ के एक झटके से वह कंधा जमीन पर पटक दिया जिसे उसने पकड़ा हुआ था। दिल खोने के बाद डुआन होंगे ने अपने शरीर के अंगों को फिर से जोड़ने की क्षमता भी खो दी, इसलिए वह कंधा अब उसके किसी काम का नहीं रहा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर डुआन होंगे वहां से चला गया और गायब हो गया। हालांकि वह ये नहीं देख पाया कि काले कपड़े वाला आदमी कैसे चला गया, फिर भी वही ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों के बीच अपनी गति के लिए जाना जाता था। जब वह भागता था तो आम लोग उसे देख नहीं पाते थे। अंत में डुआन होंगे ने काले कपड़े वाले आदमी की सलाह मानी और अपने दिल में जवाब ढूंढने के लिए घर लौट आया। जहां तक यान फेई की बात है, काले कपड़े वाले आदमी के भयानक संरक्षण में डुआन होंगे को विश्वास था कि यान फेई को कोई नहीं मार सकता। घास काटने और उसकी जड़ें हटाने के लिए यान फेई ने जापान के सीड आइलैंड बेस की ओर 10 GM 129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दागी। ये सब करने के बाद आखिरकार उसने राहत की लंबी सांस ली। इस क्षण से स्थिति लगभग नियंत्रण में आ गई थी। यान फेई ने कभी सोचा भी नहीं था कि ड्रीम आइलैंड के अचानक उभरने से इतना हंगामा मच जाएगा। उसके दुश्मनों ने न सिर्फ एक विशाल संयुक्त बेड़ा बनाया था, बल्कि संयुक्त बेड़े के साथ लड़ाई के दौरान उसने एक अंतरिक्ष आधारित ऊर्जा हथियार भी खोज निकाला और अपनी कृत्रिम वेल को उस भयानक ऊर्जा हथियार से पूरी तरह तबाह होते भी देखा। शुरू में यान फेई को लगा कि अब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ चुके हैं और उन्हें लगा कि मामला लगभग सुलझ चुका है। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि संयुक्त बेड़े के पूर्ण विनाश के बाद जापानी सरकार ने पागलपन की हद तक ड्रीम आइलैंड पर हमला करने के इरादे से परमाणु मिसाइलें दाग दी। और जैसे ही यान फेई आने वाली परमाणु मिसाइल के महत्वपूर्ण क्षण से निपट रहा था, डुआन होंगे अचानक प्रकट हुआ और एक देव स्तरीय विशेषज्ञ की भयानक शक्ति के साथ उसके कमांड सेंटर पर हमला कर दिया। वह एक ऐसे गुप्त हमले में लगभग सफल हो गया जो ड्रीम आइलैंड के पूर्ण विनाश का कारण बन सकता था। हालांकि सौभाग्य से ये सब अतीत की बात हो चुकी थी। यान फेई के सिर पर अभी भी लटके ऊर्जा हथियार और डुआन होंगे के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बाकी सब कुछ यान फेई ने पूरी तरह से सुलझा लिया था। इसलिए अब यान फेई अंततः ड्रीम आइलैंड की सुरक्षा की पुष्टि कर सका। ड्रीम आइलैंड के संभावित विनाश का बोझ अपने कंधों से उतर जाने के बाद उसने अपने हृदय में एक अवर्णनीय हल्कापन महसूस किया। आगे जब तक वह सीड आइलैंड पर परमाणु हथियार उत्पादन अड्डे और मिसाइल प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर सकता है, तब तक यान फेई इस महान युद्ध का समापन कर सकता है। मन में हल्कापन महसूस करते हुए यान फेई ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बगल वाले कमांड रूम में दाखिल हुआ। आमतौर पर उसका विश्राम कक्ष आज सुरक्षा कारणों से फिर से इस्तेमाल किया गया था और वह लू पिंगपिन, उसके पिता लू शुचुन, वेनरो और यान क्वी के माता पिता को पहले ही सुरक्षा के लिए यहाँ ले आया था। जहां तक यान क्वी की बात है, वह बगल वाली प्रयोगशाला में अपने प्रयोग जारी रखे हुए था, बाहर हो रही किसी भी चीज से बेपरवाह। जब यान फेई कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि लू शुचुन यान क्वी के पिता के साथ शतरंज खेल रहा था, जबकि लू पिंगपिंग और यान क्वी की मां खाना बनाने पर चर्चा कर रही थी। वे सभी जानते थे कि ड्रीम आइलैंड पर दुश्मन का हमला हो रहा है। चिंतित होकर वे सामान्य से ज्यादा शांत थे, बस इस मनमोहक मनोरंजन का इस्तेमाल उस दर्दनाक इंतजार को कम करने के लिए कर रहे थे। ली पिंगपिंग ड्रीम आइलैंड की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थी। हालांकि उसकी विशेषज्ञता बिजनेस मैनेजमेंट में थी और वह युद्ध में पूरी तरह से असमर्थ थी। इसलिए इस नाजुक घड़ी में वह जमीन के नीचे ही छिप सकती थी, सतह पर क्या हो रहा है इससे बिल्कुल अनजान।
अब यान फेई को अंदर आते देख उसने तुरंत पूछा, फेई बाहर क्या हाल है? यान फेई मुस्कुराए और बोले, सब कुछ हल हो गया है। आज के बाद दुनिया में कोई भी ताकत हमें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगी। लू पिनपिन ने अपनी भरी हुई छाती थपथपाई और राहत के साथ कहा, यह अद्भुत है, मुझे पता था कि हमारा ड्रीम आइलैंड असफल नहीं होगा। यान फेई ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वेन रॉ कहीं नजर नहीं आया। उसने तुरंत पूछा, वेन रॉ कहाँ है? मुझे वो क्यों नहीं दिख रही? ड्रीम आइलैंड सुरक्षित है, ये जानकर लू पिनपिन को अब कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, फेई, तुम सच में वेन रॉ से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकते, है ना? लेकिन चिंता मत करो, वह अभी अभी टॉयलेट गई है। लू पिनपिन के इतना कहते ही पास के टॉयलेट से फ्लश की आवाज आई। वेन रॉ ने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर आ गई। उसके हाथ अभी भी गीले थे, जाहिर है अभी अभी धोए थे। वेन रॉ ने यान फेई को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो वह कुछ हैरान हुई और बोली, छोटी फेई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यान फेई हंसी और बोली, कोई बात नहीं, मुझे तो बस लगता है कि लिटिल रॉ इस समय बहुत खूबसूरत लग रही है। वेन रॉ के गाल शर्मिंदगी से लाल हो गए, जबकि उसके बगल में लू पिनपिन ने मुंह फेर लिया और उस जोड़े को खुलेआम अपना स्नेह प्रदर्शित करते हुए देखने से इनकार कर दिया। जापान के दक्षिणी जलक्षेत्र में सीड द्वीप के पास बादल रहित आकाश में दूर क्षितिज पर कई धुंधले से दिखाई देने वाले प्रकाश बिंदु दिखाई दिए। ये बिंदु अविश्वसनीय गति से सीड द्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। ये यान फेई द्वारा एक ड्रोन से प्रक्षेपित की गई 10 GM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें थीं। 1800 किलोमीटर की बेहद लंबी दूरी तय करने के बाद ये मिसाइलें आखिरकार अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंच गईं। AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों में शक्तिशाली स्टील्थ क्षमताएं होती हैं, इसलिए इतनी ऊंचाई पर इतनी लंबी दूरी तक उड़ान भरने के बाद भी किसी भी देश की निगरानी प्रणाली द्वारा इनका पता नहीं लगाया जा सका। अगर हमले के अंतिम चरण में ये नीचे न उतरती, जिससे इनकी उड़ान की ऊंचाई कम हो जाती और इनके निकास के निशान पर्यवेक्षकों के सामने नहीं आ जाते, तो ये पूरी तरह से अदृश्य रह जाती। सीड आइलैंड जापान का एकमात्र परमाणु हथियार उत्पादन केंद्र है, जो राष्ट्र के पुनरुत्थान की आशा की आधारशिला है। ये केंद्र न केवल वह स्थान है जहां जापान विभिन्न तरीकों से अपने सबसे उन्नत परमाणु हथियार विशेषज्ञों को गुप्त रूप से इकट्ठा करता है, बल्कि यह भी है जहां ये विशेषज्ञ बिना परमाणु परीक्षण किए युद्ध में सक्षम परमाणु हथियार बनाने के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। इस महत्वपूर्ण अड्डे के चारों ओर रक्षा के लिए जापान ने भारी सैन्य बल तैनात कर रखा था। अड्डे के चारों ओर गुप्त बैरकें बनी हुई थीं और अत्याधुनिक हथियारों का एक विशाल समूह गुप्त रूप से तैनात था। जापान आत्मरक्षा बलों के लगभग सभी उन्नत हथियार यहां मौजूद थे। इन सैनिकों की उपस्थिति ने जापान के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्नत हथियारों और निगरानी उपकरणों की भरमार के बावजूद वे आगे बढ़ रही AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों का पता लगाने में नाकाम रहे। मिसाइलों के गोता लगाने के चरण में पहुंचने के बाद ही ऑप्टिकल उपकरणों ने उनके निकास पथों से उन्हें देखा। हालांकि उस समय तक हमले के अंतिम चरण में AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों की गति ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हो चुकी थी। अगर जापानी सैनिकों ने आती हुई मिसाइलों को देख भी लिया होता, तो भी कोई भी युद्ध योजना बनाने में बहुत देर हो चुकी थी। जापानी सैनिकों की निराशा के लिए अचानक आसमान से 10 विशाल मिसाइलें जमीनी लक्ष्यों पर बेरहमी से गिरीं। उच्च शक्ति वाली मिसाइलों के हमले के बाद सीड आइलैंड बेस में भीषण विस्फोट हुए। AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों की विस्फोटक शक्ति बहुत ज्यादा थी। हालांकि बेस का असली केंद्र 50 मीटर जमीन के नीचे स्थित था, फिर भी मिसाइल हमले के परिणामस्वरूप केंद्र ध्वस्त हो गया और अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा एक भी जापानी परमाणु हथियार विशेषज्ञ बच नहीं पाया। सीड आइलैंड के नीचे की चट्टान ड्रीम आइलैंड के नीचे की चट्टान की तुलना में कहीं कम मजबूत थी। इसलिए AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों में लगे रहस्यमय विस्फोटक इतनी जबरदस्त शक्ति छोड़ सकते थे कि उनके जबरदस्त विस्फोट जमीन से 50 मीटर नीचे स्थित कोर बेस को प्रभावित कर सकते थे। एक AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल का हमला दायरा पहले से ही बहुत बड़ा था, जिससे 4 मिसाइलों का विस्फोट दायरा और भी बड़ा हो गया। बेस के विशाल आकार के बावजूद यह विस्फोटों की चपेट में पूरी तरह आ गया। विस्फोटों की प्रचंड तरंगों के नीचे पूरा इलाका तबाह हो गया। जमीन के नीचे दबी हथियार प्रयोगशाला और परमाणु सामग्री गोदाम भी भीषण विस्फोटों की भेंट चढ़ गए। जैसे जैसे AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें लगातार हमला करती रहीं, सीड आइलैंड स्थित परमाणु हथियार अड्डा लगातार धमाकों से जलता रहा और सुलगता रहा।
अंततः आग ने पास में तैनात सैनिकों के गोला बारूद के गोदामों को भी जला दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसने पूरे अड्डे को विस्फोटक लपटों से घेर लिया। दूर से अड्डे के ऊपर एक विशाल मशरूम बादल उठता हुआ दिखाई दे रहा था। सीड आइलैंड बेस पर मिसाइल हमला हुआ ही था कि जापानी सरकार को खबर मिली। निगरानी कैमरों के वीडियो फुटेज में परमाणु हथियार बेस में लगातार विस्फोट होते दिखाई दे रहे थे और इन भीषण धमाकों ने पूरे परमाणु हथियार बेस को तहस-नहस कर दिया। सीड आइलैंड बेस को पूरी तरह तबाह होते देखकर जापानी प्रधानमंत्री की आखिरी सांस भी चली गई। वे अब खड़े नहीं रह सके और जमीन पर गिर पड़े। जापानी प्रधानमंत्री के बगल में बैठे कर्मचारी चौंक गए और जल्दी से उन्हें उठाकर पास के सोफे पर ले गए। उन्होंने उनके नीचे एक गद्दी रख दी ताकि वे ठीक से लेट सकें। सोफे पर बैठे जापान के प्रधानमंत्री की ओर लकड़ी जैसे भाव से देखते हुए रक्षा मंत्री ने गंभीरता से कहा, प्रधानमंत्री जी, जापान इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस संकट के दौरान हमारे देश का नेतृत्व करते रहें। जापान के प्रधानमंत्री को ऐसा लगा जैसे उनका दिल राख हो गया हो। उन्हें वास्तविकता में वापस आने में कुछ देर लगी और वे बुदबुदाए, मुझे बहुत अफसोस है। हमारा देश इस झंझट में क्यों पड़ा? अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका और ड्रीम आइलैंड के बीच के विवाद में न पड़ते, अगर हम संयुक्त बेड़े में शामिल न होते, तो हमारे देश को कोई नुकसान न होता और हमारी नौसेना के दिग्गज अभी भी सलामत होते। अगर हमने ड्रीम आइलैंड पर परमाणु हथियार न दागे होते, तो हमारे पास परमाणु हथियार होने का राज दुनिया के सामने न आता। हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इतने भारी दबाव का सामना न करना पड़ता, ड्रीम आइलैंड से मिसाइल हमले का सामना न करना पड़ता और हमारे देश के परमाणु हथियार विशेषज्ञों का सफाया न होता। सीड आइलैंड परमाणु हथियार अड्डे का विनाश जापानी नेतृत्व के लिए दर्दनाक था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख जापान के गुप्त रूप से पोषित परमाणु हथियार विशेषज्ञों के ड्रीम आइलैंड द्वारा एक ही बार में सब कुछ हड़प लेने से हुआ। गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किए गए विभिन्न डेटा का बैकअप बिल्कुल नहीं लिया गया था, बल्कि उन्हें अड्डे के कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहीत कर दिया गया था। परमाणु हथियार अड्डे पर हुए नुकसान को देखते हुए ये निश्चित था कि सीड आइलैंड बेस के परमाणु हथियार विशेषज्ञ पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और उनका भूमिगत डेटा भंडारण केंद्र भी निस्संदेह नष्ट हो गया था। दूसरे शब्दों में, मिसाइल हमले के बाद जापान ने परमाणु हथियार बनाने का तकनीकी ज्ञान और क्षमता पूरी तरह खो दी थी। यह अज्ञात था कि जापान को अपने वर्तमान परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी स्तर पर लौटने और फिर से परमाणु हथियार बनाने के लिए कितने वर्षों की तैयारी करनी होगी। हालांकि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जापान की चालों से पहले से ही वाकिफ था, क्या वे फिर भी जापान को एक मौका देंगे? कमरे में मौजूद सभी कैबिनेट मंत्री जापान के सामने आने वाली सबसे बुरी स्थिति पर विचार कर रहे थे। मन भारी था और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद विदेश मंत्री ने सुझाव दिया, प्रधानमंत्री जी, अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमारी तत्काल चिंता ये होनी चाहिए कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। जापानी प्रधानमंत्री अचानक उठ खड़े हुए और बोले, वास्तव में अब हमें एकजुट होकर इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमारे राष्ट्र का इतिहास हजारों वर्षों का है। हालांकि इसमें काफी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हमारी विरासत कभी भी अछूती नहीं रही। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक हम मिलकर काम करते रहेंगे, हम इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के मनोबल बढ़ाने वाले शब्दों को सुनकर कैबिनेट मंत्री ऊपर से तो कुछ उत्साहित दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर संशय में थे। जापान के सामने जो स्थिति थी वह बहुत गंभीर थी और उसे एकजुट होकर सुलझाया नहीं जा सकता था। उन्हें सिर्फ नारों की नहीं बल्कि ठोस कार्ययोजनाओं की जरूरत थी। जापानी प्रधानमंत्री ने एक क्षण सोचा और कहा, कृपया मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने का समय तय करने में मदद करें। मुझे तुरंत उनसे मिलना है। मुख्य कैबिनेट सचिव ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, क्या मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात के उद्देश्य के बारे में पूछ सकता हूं? जापानी प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, इस समय पछताना व्यर्थ है। मैंने वास्तविकता का सामना करने और जापान को बचाने का निर्णय लिया है। केवल जापान की शक्ति पर निर्भर रहकर वर्तमान संकट से पार पाना कठिन है, इसलिए मैंने जापान को पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है ताकि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनकी अपार शक्ति पर निर्भर रहें। बदले में जापान पुनः स्वस्थ हो सके और उभरने के अगले अवसर की प्रतीक्षा कर सके। विदेश मंत्री ने कुछ चिंतित होकर आग्रह किया, प्रधानमंत्री जी, ये हमारे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा मामला है। कृपया इस पर बहुत सावधानी से विचार करें। एक बार जापान पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति प्रतिबद्ध हो जाए,
तो निस्संदेह हम अपनी संपूर्ण संप्रभुता खो देंगे, और अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका पर केवल आश्रित होकर रह गए तो ये हमारा अंत होगा। freewebnovel.com। जापानी प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हमने संयुक्त बेड़े का गठन किया और ड्रीम आइलैंड पर हमला करने के लिए निकल पड़े। ये निर्णय यहाँ उपस्थित सभी लोगों के सामूहिक मतदान से लिया गया था। परिणामस्वरूप संयुक्त बेड़े का पूरी तरह से सफाया हो गया और जापान की उत्कृष्ट नौसेना रातों रात नष्ट हो गई। अगर नागरिकों को पता चले कि आपके निर्णय के कारण जापान ने अपना भविष्य खो दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वे क्या करते? कैबिनेट मंत्रियों ने उस भयानक परिणाम की कल्पना की और तुरंत उनकी रूह कांप उठी। उस समय उन्होंने सोचा था कि मामला पक्का है, इसीलिए उन्होंने ड्रीम आइलैंड के खिलाफ जापानी नौसेना के शीर्ष अधिकारियों को भेजने के अमेरिका के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। उन्हें क्या पता था कि इसका अंतिम परिणाम नौसेना का पूर्ण विनाश होगा। अगर जिम्मेदारियों का पता लगाया जाए तो इनमें से कोई भी कैबिनेट सदस्य दोष से बच नहीं सकता। जापानी प्रधानमंत्री ने अपने कर्मचारियों के हाव भाव गौर से देखे और आगे कहा, जापान की नौसेना के विनाश के बाद मैंने एक और गलत फैसला किया, वह था ड्रीम आइलैंड पर परमाणु हथियार दागना। नतीजा ये हुआ कि हमारे परमाणु हथियारों को ड्रीम आइलैंड ने अंतरिक्ष में ही रोक लिया और ड्रीम आइलैंड ने सीड आइलैंड परमाणु हथियार अड्डे को नष्ट कर दिया। हालांकि जापान को पूरी तरह से अमेरिका के साथ मिलाने का मतलब विकास के एक स्वतंत्र रास्ते को खोना है, लेकिन ऐसा न करने पर हमारे देश का अंत हो सकता है। कैबिनेट मंत्रियों को जापानी प्रधानमंत्री के शब्दों के पीछे का कारण समझ नहीं आया, वे बस उन्हें देखते रहे। जापानी प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हम अमेरिका के साथ गठबंधन करें या न करें, अंततः हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये दो बुराइयों में से कम बुरी को चुनने के बारे में है। इस समय मेरा मानना है कि पूरे दिल से अमेरिका के साथ गठबंधन करना ही सबसे अच्छा विकल्प है, भले ही इस फैसले से हमें इतिहास में बदनामी झेलनी पड़े। इतने महत्वपूर्ण मामले के लिए किसी न किसी की जवाबदेही जरूरी है। जापानी प्रधानमंत्री को इधर उधर देखते देख मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपना सिर नीचे कर लिया तथा उनसे नजरें मिलाने का साहस नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे ही इसके लिए जिम्मेदार न बन जाएं। जापानी प्रधानमंत्री ने फिर कहा, आप में से प्रत्येक जापान के अभिजात वर्ग है और देश का भावी विकास आप पर निर्भर करेगा। आपको फंसाया नहीं जा सकता। जब तक आप बने रहेंगे, जापान के पुनः उठ खड़े होने का एक दिन अवश्य आएगा। इसलिए इस घटना का भार मैं अपने ऊपर लूंगा, चाहे वह निर्णय लेने में त्रुटि हो, परमाणु हथियारों का गुप्त विकास हो या फिर राजद्रोह हो। मैं सारा दोष अपने ऊपर लेने और आपको इससे दूर रखने को तैयार हूं। जापानी प्रधानमंत्री की बात सुनकर कैबिनेट मंत्रियों ने राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री सही थे, जापान के लिए इतना गंभीर मुद्दा सामने आया था और जनता निस्संदेह क्रोधित होगी। निर्णय लेने वाली सरकार को पद छोड़ना होगा। बेहतर होगा कि अकेले प्रधानमंत्री ही दोष का बोझ उठाएं, बजाय इसके कि सभी को भुगतना पड़े और इस तरह जापान के राजनीतिक क्षेत्र में कुछ जीवंतता बनी रहे। चूंकि जापानी प्रधानमंत्री इसके लिए तैयार थे, इसलिए भले ही सभी के मन में अभी भी अमेरिका के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता को लेकर शंकाएं थीं, फिर भी वे अब उन्हें व्यक्त नहीं करेंगे। इसके बजाय वे प्रधानमंत्री की देश के लिए खुद को बलिदान करने की इच्छा से प्रभावित हुए। उन्होंने इस संकट से बचने और सुरक्षा पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने में प्रधानमंत्री का समर्थन करने का फैसला किया। लेकिन सभी में आत्मविश्वास की कमी थी। उन्होंने ड्रीम आइलैंड को पूरी तरह से अपमानित कर दिया था, जिसने अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया था। अब जबकि ड्रीम आइलैंड ने अभी तक जापान पर कोई जवाबी हमला नहीं किया था, वे अनिश्चित थे कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पूरी तरह से गठबंधन करना ड्रीम आइलैंड के बदले का सामना करने के लिए पर्याप्त होगा। ड्रीम आइलैंड पर ड्रोन के क्वांटम रडार डिटेक्शन द्वारा सीड आइलैंड बेस के नष्ट होने की पुष्टि के बाद यानफेई आखिरकार निश्चिंत हो गया। जापान के परमाणु हथियार बेस के हट जाने के बाद ड्रीम आइलैंड आखिरकार पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सका। हालांकि ड्रीम आइलैंड को अभी भी अन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा था। कम से कम जापान अब ड्रीम आइलैंड को धमकाने की क्षमता नहीं रखता था। freewebnovel.com। आज की लड़ाई में यान फेई ने पहले भाग में कृत्रिम वेल पर भरोसा किया, जिसके परिणामस्वरूप ड्रोन के ऊर्जा अंक कम खर्च हुए। हालांकि जब कृत्रिम वेल ऊर्जा हथियारों से नष्ट हो गई और ड्रोन ने व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में प्रवेश किया, तो उसके ऊर्जा अंक तेजी से कम होने लगे। लड़ाई के अंत तक जब परमाणु हथियार अड्डा नष्ट हो गया, ड्रोन के पास 10 लाख से भी कम ऊर्जा अंक बचे थे। इतने कम ऊर्जा बिंदुओं के साथ ड्रोन अपनी युद्ध क्षमता खो बैठा, क्योंकि वह एक और बड़े पैमाने की लड़ाई में टिक नहीं सका। सौभाग्य से इस समय तक यान फेई ने सभी दृश्यमान शत्रुओं का सफाया कर दिया था,
जिससे ड्रोन की आगे तैनाती अनावश्यक हो गई। बाकी स्थिति को धमकियों और बातचीत से सुलझाना होगा। तभी यान फेई की मेज पर रखा लाल टेलीफोन फिर बज उठा। रिसीवर उठाते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, नमस्ते, मैं यान फेई बोल रहा हूं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि हम दोनों पक्ष सहयोग के कुछ प्रयासों को और गहरा कर सकते हैं। लाल टेलीफोन पर बात खत्म करने के बाद यान फेई बहुत खुश हुए। ड्रीम आइलैंड द्वारा उल्लेखनीय शक्ति प्रदर्शन और परमाणु मिसाइल हमले का सफलतापूर्वक सामना करने से चीन ने ड्रीम आइलैंड और यान फेई के महत्व को पहचाना। परिणामस्वरूप चीन ने तुरंत ड्रीम आइलैंड के साथ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया ताकि दोनों पक्षों को लाभ हो। उन्होंने अभी अभी लाल टेलीफोन पर सहयोग को गहरा करने पर विचारों का आदान प्रदान किया था और स्थिति के आगे के घटनाक्रमों के बारे में प्रभावी ढंग से संवाद किया था। ड्रीम आइलैंड पर अब दोपहर के 4 बज चुके थे और दूसरे देशों के उपग्रह लगातार ड्रीम आइलैंड की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। जापान के परमाणु हथियार अड्डे के विनाश के बाद से ड्रीम आइलैंड शांत था। हालांकि एक खामोशी ड्रीम आइलैंड द्वारा दिखाई गई ताकत के बिल्कुल विपरीत थी और हर कोई ड्रीम आइलैंड के अगले कदम को जानने के लिए उत्सुक था ताकि उसके अनुसार अपने संबंधों को समायोजित और संशोधित किया जा सके। जैसे ही हर कोई यान फेई के इरादों को भांपने में नाकाम रहा, ड्रीम आइलैंड के जलक्षेत्र से 50 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में उपग्रहों ने अचानक समुद्र के पानी में हलचल देखी। एक बड़ी कृत्रिम व्हेल गहराई से निकलकर समुद्र की सतह पर आ गई और आजादी से तैरने लगी। ये कृत्रिम व्हेल बहुत बड़ी और फुर्तीली थी। यह असली व्हेल से बिल्कुल अलग नहीं दिख रही थी। यह पानी में तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिससे उसकी गतिशीलता का पता चलता था। 20 मिनट बाद कृत्रिम व्हेल मुड़ी और वापस समुद्र में गोता लगाकर नजरों से ओझल हो गई। ये कृत्रिम व्हेल यान फेई द्वारा पानी के भीतर युद्ध के लिए बनाए गए 2 व्हेलों में से एक थी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पनडुब्बी रोधी अभियान चलाना था, यानी समुद्र की गहराई से ड्रीम आइलैंड की ओर आने वाली किसी भी मानव निर्मित वस्तु पर नजर रखना। इसलिए इस कृत्रिम व्हेल में आक्रमण क्षमता का लगभग अभाव था। यान फेई इस कृत्रिम व्हेल को सबके सामने नहीं लाता क्योंकि इसमें कोई युद्ध शक्ति नहीं थी। हालांकि चूंकि उसकी एकमात्र कृत्रिम व्हेल, जिसमें महत्वपूर्ण युद्ध क्षमता थी, अंतरिक्ष से आए ऊर्जा हथियारों द्वारा नष्ट कर दी गई थी, इसलिए यान फेई ने स्वप्न द्वीप की शक्ति दिखाने और अपने दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए इसे सतह पर आने दिया। वह उन्हें ये भ्रम देना चाहता था कि स्वप्न द्वीप की शक्ति उनकी कल्पना से भी परे है। निहितार्थ स्पष्ट था, कृत्रिम व्हेल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और हालांकि वह नष्ट हो गई थी, फिर भी ड्रीम आइलैंड की समग्र शक्ति अक्षुण्ण बनी रही, क्योंकि ड्रीम आइलैंड के पास अभी भी एक और कृत्रिम व्हेल थी जिसकी शक्ति बरकरार थी। ड्रीम आइलैंड के शत्रुओं, सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप तुलनात्मक शक्तियों का गलत आकलन करके कोई ऐसी रणनीतिक भूल कर बैठे जिससे आपकी ही बर्बादी हो जाए। ये कृत्रिम व्हेल, जो दिखने में पहले नष्ट हुई व्हेल जैसी ही थी, अपने नियंत्रक यान फेई के अलावा किसी के लिए भी पहचान में नहीं आ रही थी। उन्हें पता नहीं था कि यह व्हेल सिर्फ एक दिखावा थी जिसमें युद्ध शक्ति का कोई अंश नहीं था। इसलिए जब दूसरे देशों ने अपने उपग्रहों के जरिए ड्रीम आइलैंड के पानी में दूसरी कृत्रिम व्हेल देखी तो वे बेहद हैरान रह गए। सच्चाई से अनजान, उन्होंने मान लिया कि यह व्हेल भी पहली वाली जितनी ही भयानक है और इस तरह ड्रीम आइलैंड की ताकत का गलत अनुमान लगा लिया और अपनी योजनाओं में उसी के अनुसार बदलाव कर लिए। याद रखें, पहली कृत्रिम व्हेल ने पहले ही दर्शकों में जबरदस्त हलचल मचा दी थी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि यह व्हेल भी उतनी ही भयानक होगी और इसलिए ड्रीम आइलैंड को अपार शक्ति वाला माना गया। अगर ड्रीम आइलैंड दूसरी कृत्रिम व्हेल का अनावरण कर सकता है तो तीसरी या उससे भी ज्यादा व्हेल भी आ सकती हैं, जिससे ड्रीम आइलैंड एक ऐसी इकाई बन जाएगा जिसे उकसाया नहीं जा सकता। अन्यथा कृत्रिम व्हेलों के हमले में उनके अपने ही राष्ट्र बिखर सकते हैं। यान फेई ने जानबूझकर कृत्रिम व्हेल का प्रदर्शन किया जिससे वह सभी की नजरों के सामने घूम सके, न केवल ताकत का झूठा आभास दिखाने के लिए, अपने दुश्मनों को भ्रमित करने और उन्हें डराने के लिए, उन्हें ड्रीम आइलैंड की वास्तविक ताकत के बारे में अंधेरे में छोड़ने के लिए, बल्कि अंतरिक्ष से लेजर हथियार हमलों की आवृत्ति के बारे में अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए भी। दूसरी कृत्रिम व्हेल द्वारा बिना किसी ऊर्जा हथियार के हमले का सामना किए 20 मिनट तक समुद्र की सतह पर विचरण करने के बाद यान फेई एक संभावित निष्कर्ष पर पहुंची। ऊर्जा हथियारों में ऊर्जा की समस्या थी, जिसे एक ठंडा होने की अवधि कहा जा सकता है। ऊर्जा की कमी के कारण ऊर्जा हथियार कम अंतराल पर लगातार हमले नहीं कर सकते थे। वे केवल तभी दोबारा हमला कर सकते थे जब उनकी ऊर्जा पूरी तरह से रिचार्ज हो जाए।
हालांकि ऊर्जा हथियारों का सटीक चार्जिंग समय अज्ञात था, वे ड्रीम आइलैंड के खिलाफ मौजूदा लड़ाई में इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होंगे। ऊर्जा हथियारों की कमजोरी का पता लगाने के बाद यान फेई आखिरकार निश्चिंत हो गई। अगर अंतरिक्ष में कोई ऐसा हथियार होता जो पृथ्वी पर बिना किसी रोक टोक के विनाशकारी हमले कर सकता, तो ऐसे हथियार वाला देश अजेय होता और पृथ्वी के अन्य देशों के पास कोई मौका नहीं होता। ऐसे अजेय राष्ट्र का न होना ही इस बात का संकेत था कि उस हथियार में कई खामियां थीं, जिससे वह केवल महत्वपूर्ण क्षणों के लिए ही उपयुक्त था, असीमित उपयोग के लिए नहीं। ड्रीम आइलैंड पर दूसरी कृत्रिम व्हेल की खोज के बाद यान फेई के दुश्मनों ने उसकी ताकत का गलत अनुमान लगाया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस समय ड्रीम आइलैंड अपनी सबसे कमजोरी पर था, कृत्रिम व्हेल युद्ध के लिए तैयार नहीं थी और यान फेई के ड्रोन ऊर्जा बिंदु लगभग समाप्त हो चुके थे। ड्रीम आइलैंड पर एक और हमला और वह अपनी अधिकांश प्रतिरोधक क्षमता खो देता। यदि ड्रीम आइलैंड को राहत और संभलने का मौका दिया जाए, तो वह न केवल अपनी ताकत वापस पा लेगा, बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरेगा तथा हमेशा के लिए अजेय हो जाएगा। इस बिंदु पर बुद्धिमत्ता का महत्व स्पष्ट था। यान फेई अपने दुश्मनों के तुरुप के पत्ते से अनभिज्ञ कई मौके चूक गया, लेकिन उसके दुश्मनों ने भी यान फेई के तुरुप के पत्ते से अनभिज्ञ स्वप्न द्वीप पर कब्जा करने का अपना आखिरी मौका गंवा दिया, और उस मौके के हाथ से निकल जाने के बाद वे स्वप्न द्वीप पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाए। यान फेई अपने तुरुप के पत्ते से पूरी तरह चिपका रहा, झूठी ताकत दिखाकर अपने दुश्मनों को चकमा देता रहा, ये सुनिश्चित करता रहा कि वे सच या झूठ को स्पष्ट किए बिना लापरवाही से काम करने की हिम्मत न करें। इस प्रकार ड्रीम आइलैंड को सांस लेने का एक दुर्लभ अवसर मिला। बाहरी खतरों को अस्थायी रूप से बेअसर करने के बाद यान फेई ने अपनी नजरें अंदर की ओर घुमाई और ड्रीम आइलैंड पर डुआन होन्गे की तलाश शुरू कर दी। भागने के बावजूद डुआन होन्गे आखिरकार हर तरह की अद्भुत क्षमताओं वाला एक दिव्य स्तरीय विशेषज्ञ था, और यान फेई उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सका। एक शॉकवेव से डुआन होन्गे का दाहिना कंधा कट गया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे यह उसका सबसे कमजोर पल बन गया। अगर उसने अभी डुआन होन्गे का पीछा नहीं किया, तो एक बार जब डुआन होन्गे अपनी ताकत वापस पा लेगा, तो वह यान फेई के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। डुआन होन्गे अपने अति आत्मविश्वास और यान फेई को न समझ पाने के कारण यान फेई के जाल में फंस गया था। इस झटके के अनुभव से लैस डुआन होन्गे निश्चित रूप से दोबारा वही गलती नहीं करेगा। उसकी अपरिहार्य वापसी और भी ज्यादा परेशानी वाली होगी, इसलिए यान फेई के लिए उसे खत्म करने का ये सबसे अच्छा मौका था। चूंकि डुआन होन्गे पहले से ही उससे मारने का इरादा रखता था, वह यान फेई का दुश्मन था और यान फेई स्वाभाविक रूप से उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। चीन के साथ अपनी हालिया बातचीत में यान फेई को सटीक जानकारी मिली थी कि डुआन होन्गे ने यान फेई के विरुद्ध सैन्य बल का प्रयोग करके चीन की विशेष कर्तव्य इकाई के अनुशासन का उल्लंघन किया था। उसकी हरकतें अनधिकृत थीं और चीन की विशेष कर्तव्य इकाई द्वारा अनुमोदित नहीं थीं। इस कारण डुआन होन्गे न केवल यान फेई का दुश्मन बन गया था, बल्कि चीन द्वारा वांछित भी था। इसके बावजूद दुर्जेय डुआन होन्गे के सामने अधिकारी शक्तिहीन थे। हालांकि यान फेई के पास अब एक बेहतरीन मौका था। अगर वह ड्रीम आइलैंड पर घायल डुआन होन्गे को ढूंढ पाता, तो वह इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। ड्रीम आइलैंड की सुरक्षा और बेहतर नियंत्रण के लिए यान फेई ने पहले ही द्वीप के मुख्य क्षेत्रों में हाई डेफिनेशन निगरानी कैमरे लगा दिए थे, जिससे वह पूरे द्वीप पर नजर रख सकता था। इन सभी कैमरों द्वारा कैप्चर किए गए डेटा को यान क्यू द्वारा बनाए गए सुपर फोटोन कंप्यूटर में डाला जाता था, जो पूरे द्वीप पर नजर रखता था। सुपर फोटोन कंप्यूटर का मूल रूप से कोई नाम नहीं था, लेकिन बाद में यान फेई ने इसे लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम दिया, जिसका अर्थ था कि ड्रीम आइलैंड दुनिया के तकनीकी उद्योग में अग्रणी था। डुआन होन्गे का पता लगाने के लिए यान फेई ने लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश किया और भूमिगत सुरंगों से डुआन होन्गे की तस्वीरें खींचनी शुरू की। फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पूरे द्वीप में लगे HD कैमरों में उसका कोई भी सुराग ढूंढा। टेक्नोलॉजी की रोशनी ने अविश्वसनीय रूप से तेज गति से डेटा प्रोसेस किया। निगरानी कैमरों द्वारा वापस भेजे गए डेटा की विशाल मात्रा बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी तेज प्रोसेसिंग के कारण इसने जल्द ही पूरे ड्रीम आइलैंड को स्कैन कर लिया, लेकिन डुआन होन्गे को नहीं ढूंढ पाया। इसलिए इसने टेक्नोलॉजी की रोशनी में कैमरों में संग्रहित फुटेज को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया, ताकि डुआन होन्गे की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उसके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। टेक्नोलॉजी के प्रकाश द्वारा निर्धारित भागने के रास्ते में यान फेई ने देखा कि डुआन होन्गे सीधे द्वीप पर स्थित विला क्षेत्र की ओर जा रहा था, जहां ड्रीम टेक्नोलॉजी के सभी उच्च अधिकारी और उनके परिवार रहते थे।
ये अधिकारी ड्रीम टेक्नोलॉजी की रीढ़ थे और यान फेई के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। घायल और ज्यादा क्रूर दुआन होंगे को विला क्षेत्र में छलांग लगाते देख यान फी को अब भी थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। उसे डर था कि घायल अवस्था में दुआन होंगे अपना गुस्सा इन कंपनी अधिकारियों पर निकालेगा और अब उन्हें उनके घरों में ही मार डालेगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही दुआन होंगे विला क्षेत्र के एकांत कोने में कूदा, वह बिना हिले डुले खड़ा रहा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे जमीन पर पड़े कुछ पत्ते उड़ गए, जो विला क्षेत्र के उस कोने पर नजर रखने के लिए लगाए गए निगरानी कैमरों पर चिपक गए। पत्तों ने कैमरों को ढक दिया, जिससे वे दुआन होंगे की अगली हरकत को कैद नहीं कर पाए। कुछ ही मिनटों बाद हवा ने पत्तों को फिर से उड़ा दिया, जिससे यान फेई को एक बार फिर पता चल गया कि डुआन होंगे कहाँ खड़ा था। लेकिन तब तक डुआन होंगे बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कंपनी के अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित यान फेई ने तुरंत सुरक्षाकर्मियों को विला क्षेत्र की तलाशी के लिए भेजा। उन्होंने पाया कि सभी अधिकारी सुरक्षित थे। पूछताछ करने पर उन्हें विला क्षेत्र में किसी आक्रमण की कोई जानकारी नहीं थी, न ही कोई गड़बड़ी हुई थी। चूंकि कंपनी के अधिकारी सुरक्षित थे, यान फेई ने राहत की सांस ली और फिर उत्सुकता से पूछा। विला क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद डुआन होंगे कई मिनटों तक एक बेहद सीमित क्षेत्र में रहा। हालांकि इन कुछ मिनटों के बाद वह गायब हो गया। विला क्षेत्र पर नजर रखने वाले कैमरों की संख्या को देखते हुए डुआन होंगे की कोई भी छोटी सी भी हरकत दूसरे कैमरों द्वारा पकड़ ली जानी चाहिए थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि दूसरे कैमरों में डुआन होंगे का कोई निशान नहीं दिखा। फिर वह अचानक उस बंद जगह से गायब हो गया। डुआन होंगे ने उन मिनटों में क्या अनुभव किया और वह अचानक क्यों गायब हो गया, यह कोई नहीं जानता था।